सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुल मिला के 6 मिलियन सिविलियंस को मारा गया था और इनकी गलती यह थी कि यह सारे जू थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज गवर्नमेंट ने जर्मनी और उसके आसपास के कंट्रीज में कुल मिला के 6 मिलियन यानी 60 लाख सिविलियंस को मारा था। इन सारे सिविलियंस में कॉमन बात यह थी कि यह सब जू थे। जूज यानी जर्मन भाषा में जिसको यूडेन कहते हैं, यह वह लोग होते हैं जो जूडाइज्म यानी यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं। जूडाइज्म पूरे मानव के इतिहास के बहुत पुराने धर्मों में से एक है और इनकी पूरे इतिहास में अक्सर क्रिश्चियन लोगों से लड़ाई होती रही है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में जब हिटलर पावर में आया तो उसके मन में यह था कि वह सारे जूस को धरती से खत्म कर देगा और इस चीज के लिए पहले उसने जर्मनी में, उसके बाद जर्मनी ने जिस जिस कंट्री को हराया उन सारे कंट्रीज में जूस को पकड़ के वहां से निकाल के मारने का प्रोसेस शुरू किया। पर यहां बात यह है कि जर्मनी के अंदर जो जूस रहते थे उनको पकड़ना जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके पास सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, सारा डाटा था। पर जर्मनी के बाहर के जो कंट्रीज थे जिनको जर्मनी ने बाद में जीता, वहां पे जूस को कैसे ढूंढते थे लोग और कैसे ढूंढ ढूंढ के एक साथ इकट्ठा कर रहे थे, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1933 से। ये वो टाइम था जब हिटलर इलेक्शन जीत के जर्मनी का चांसलर बना, जर्मनी का मेन लीडर बन गया वो, और उसके बाद उसके पावर में आने के सिर्फ 2 महीने बाद ही एक रूल पास हुआ जो नाजी गवर्नमेंट ने पास किया था, और उस रूल में एक पैसेज लिखा हुआ था, दी आर्यन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में लिखा था कि जर्मनी के अंदर सिर्फ ट्रू आर्यंस यानी सच्चे आर्यन लोगों को रहने का अधिकार है, ऐसे लोग जो आर्यन के डिसेंडेंट्स हैं, और ज्यूज को जर्मन सोसाइटी से पूरी तरह अलग करना है। तो सबसे पहले नाजी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते थे उन सारे लोगों में से उन लोगों को छांटना शुरू किया जो ज्यूज थे। उनको जब छांट लिया उसके बाद जिनके पेरेंट्स जू थे, फिर उनके बाद उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अगर पीछे तक कोई भी जू होगा तो उन सारे लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी से निकालना शुरू किया। इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर जितने जूस थे उन सारे लोगों को नाजी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफिकेशन फैमिली मेंबर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 1933 में एम्पन था, पर 1935 में ये एम्पन भी हटा दिया गया। तो अब अगर आप जू हैं तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद अगस्त 1938 में उन्होंने एक और रूल बनाया। इस रूल में उन्होंने कहा कि सारे जूस को नाम ऐसा रखना है कि उनके नाम से पता चल जाए कि वो जू हैं। इस चीज के लिए उन्होंने ये कहा कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी आदमी हैं, उनका फर्स्ट नेम तो जो भी है पर मिडिल नेम उनका इजराइल होगा, और सेम लड़कियों का फर्स्ट नेम कुछ भी हो बट उनका मिडिल नेम होगा सैरा। इसकी वजह से वो लड़के और लड़की के नाम से पता लगा लेंगे कि ये जू है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने सब लोगों का पासपोर्ट जब्त किया और जितने भी जूस थे उनके पासपोर्ट के ऊपर एक जे का ठप्पा लगा दिया ताकि पासपोर्ट देख के भी उनको आप पहचान सको। तो इस तरह से नाजिक गवर्नमेंट ने सारा डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट इश्यूड आईडी इस तरह से कर दी थी कि उनको देख के ही आप पता लगा लोगे कि ये जूज हैं। पर अभी भी अगर सामने आपको कोई बंदा दिख रहा है तो आपको यह पता लगाना है कि जू है कि नहीं, बिना उसके आईडी देखे ये मुश्किल था। इस चीज के लिए उन्होंने 1941 में एक और कानून पास किया कि सारे जूझ लोगों को अगर उनकी उम्र 6 साल से ऊपर है तो उनको अपने कपड़े के ऊपर एक स्टार पहनना है। वो स्टार यह बताएगा कि यह बंदा जू है। और ऐसा नहीं है कि आप जू हैं और आप स्टार नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर आपको पकड़ा गया, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और आप निकल गए कि आप जू हो तो आपको सजा होगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको मारा भी जा सकता है। वैसे ही जू लोगों को ये ऑर्डर दिया गया था कि उनके घरों के बाहर उनको वो स्टार टांगना है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। इन्होंने सारे जूस को आइडेंटिफिकेशन में बांध दिया जिससे पता चलता रहे कि ये इंसान जू है। पर अब बात ये आती है कि जो पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 मिलियन जूस को मारा गया था उसमें से 75% जूस जर्मनी के बाहर के थे। उसमें भी ज्यादातर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सोवियत यूनियन और पोलैंड के जूज थे। अब यहां पे तो नाजी गवर्नमेंट नहीं थी, तो यहां से वो कैसे जूस को ढूंढ रहे थे। इस चीज के लिए नाजी गवर्नमेंट ने एक अलग सिस्टम बना के रखा था
तो यह होता था कि जब जैसे 1939 में पोलैंड पे हमला किया जर्मन मिलिट्री ने और उनको जब हरा दिया, तो जर्मन मिलिट्री एक शहर को या मेन जगहों को जब कैप्चर करने के बाद आगे बढ़ते थे, तो उनके तुरंत बाद यहाँ पे एसएस के फौजी आते थे। एसएस जर्मनी की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिनका काम था कि सारे आर्यन लोगों को ऊपर लेके जाना है और जूझ लोगों को पकड़ना है, उनको अलग करना है। तो एसएस में भी एक पर्टिकुलर यूनिट थी गेस्पो, जिनका काम था ये पता लगाना कि कहां पे जूझ रहते हैं और उनको अलग करके उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट करना है वो अलग बात है। तो इस चीज के लिए उनका सिस्टम ये था कि जब जर्मन मिलिट्री किसी जगह को कैप्चर कर लेती थी और वो आगे बढ़ जाती थी, तो गेस्पो के लोग वहां जाते थे और उस शहर के गवर्नमेंट ऑफिसेस को टेक ओवर कर लेते थे। जब गवर्नमेंट ऑफिसेस उनके कंट्रोल में आ जाते थे, तो उनको सारे वहां के डॉक्यूमेंट मिल जाते थे, सारा इंफॉर्मेशन उनके हाथ में होता था। अब यहां से वो पता लगा पाते थे कि कहां पे जूझ रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस में टैक्स का डेटा होता था, मैरिज सर्टिफिकेट्स होते थे और जनरल सेंसस का डाटा था, जिसकी वजह से उनको आइडिया लगता था कि इस एरिया में कितने जूझ रहते हैं और कहां रहते हैं। इस तरह से जर्मनी के बाहर उन्होंने बहुत सारे जूझ को एक साथ बड़ी मात्रा में राउंड अप करना शुरू किया। इस सब के अलावा कुछ जूझ ऐसे भी थे जो शहरों से बहुत दूर रहते थे। अब उनको ये लोग कैसे पकड़ते थे? उनके लिए इनका तरीका यह था कि किसी लोकेलिटी में जाएंगे और वहां लोकल लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे कौन कौन जू है। तो शुरुआत में तो बहुत सारे लोग ये जर्मन एसएस की मदद कर रहे थे जूझ को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब इतने सारे जूझ रहते हैं, उसमें किसी की किसी से दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी निकालने के लिए बहुत सारे एसएस लोगों को आइडेंटिफिकेशन करवा देते थे और आपको मार दिया जाता था। इसके अलावा एसएस वाले चर्चों में भी जाते थे और वहां दस्तावेज निकाल के वहां से पता लगाते थे कि यहाँ पे कौन कौन जू है। इस तरह से पूरा एक सिस्टम बना के रखा था इन लोगों ने, जिसकी वजह से वो लोग जूझ को पकड़ पा रहे थे। और इसी सब की वजह से पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाख जूझ को मार दिया गया था। ये जूझ का जो पूरा टॉपिक है, ये काफी सीरियस और काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे वीडियो बनाते हैं तो अक्सर वो सेंसर हो जाते हैं। अगर आपको जूझ के बारे में पढ़ना है, कैसे इनको पकड़ा जा रहा था और कैसे इन्होंने इतनी तकलीफें ली, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूरोपियन ज्यूज। इसको लिखा है रॉयल हिल्बर्ट ने। बहुत ही अच्छी वेल रिसर्च बुक है ये। अब इतने सारे तरीके एसएस वालों ने, गेस्पो वालों ने बना के रखे थे जूझ को पकड़ने के लिए। उसके बाद भी कुछ जूझ ऐसे थे जो नकली आईडी बना के नॉर्मल लोगों के बीच में ही रहते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोई अलग आईडी नहीं बनाई, पर वो लोग भाग के कहीं छुप जाते थे और चाहकर भी एसएस और ग्रस्प वाले इनको पकड़ नहीं पाते थे। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेलोरशिया में एक जीव आदमी था जिसका नाम था तविया बिल्स्की। जब उसको पकड़ने के लिए आएगा सताप वाले, तो यहां से भाग गया और एक जंगल में छुप गया। उसके बाद जंगल में उसके भाई भी उससे आके मिले। फिर ऐसे धीरे करते करते बहुत सारे लोग उनके साथ आके जंगलों में जुड़ने लगे। तो इस तरह से टुबिया बिल्स्की और उसके भाइयों ने मिलकर जंगल में एक रिफ्यूजी कैंप बना दिया ज्यूस का। अब जब जर्मन मिलिट्री को एसएस वालों को पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने जब अटैक करने गए वो लोग इस कैंप के ऊपर, तो यहां से ये लोग कैंप निकाल के भाग गए। इस तरह से पूरे वॉर के दौरान ये बेल्स्की ग्रुप जो था, ये कहीं ना कहीं यहां से वहां अपने कैंप को लेके भागते रहते थे। एसएस के इतने अटैक्स के बीच में, इतने भागने दौड़ने में अक्सर बहुत सारे जूझ मारे जाते थे, पर फिर भी बहुत सारे जूझ इन रिफ्यूजी कैंप्स में सेव थे। ये टया बेल्स्की और उसके भाइयों की कहानी बहुत पॉपुलर है और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी है जिसका नाम है डिफांस। उसमें पूरी कहानी दिखाई है कि कैसे इन भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसे मारे नहीं जाएंगे और ये बाकी जूस की मदद करेंगे। वो पिक्चर आप जरूर देखिए, बहुत सी पिक्चर है ये। तो उन लोग की बात रही जो जूस थे और इन्होंने हथियार उठा लिए थे ऐसे से लड़ने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो जूस थे, सिविलियंस थे, पर उनकी मदद कर रहे थे। नॉन जू लोग, जर्मनी के लोकल लोग, जिनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑस्कर शिंडलर। यह आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और नाजी पार्टी का मेंबर था। बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत पहुंच थी इसकी। पर यह देख रहा था कि कैसे टोज में जाके इन जूस को मारा जा रहा है, इनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, तो उसने क्या किया,
उसने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी, उसमें इन जूस को उसने भर्ती करना शुरू किया। काम करने के लिए अब जितने भी जब लोग इसकी फैक्ट्री में आके काम कर रहे थे, वो सारे जूझ बच रहे थे, तो बाकी जूझ में एक एक अफवाह सी बन गई कि अगर आप शिंडलर की फैक्ट्री में चले जाओगे, वहां बस काम करने लग जाओगे, तो आपको कोई टच नहीं करेगा। और इस तरह से पूरे वॉर के दौरान ऐसे लोगों को अपनी फैक्ट्री में भर्ती कर करके शिंडलर ने 1000 से ज्यादा जूस को बचाया। और इनफैक्ट आज उन जूस के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको शिंडलर जूस ही कहते हैं। ऑस्कर शिंडलर की कहानी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसका नाम है दी शिंडलर लिस्ट। ये पिक्चर बनाई है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। हालांकि मूवी बहुत डार्क है क्योंकि इसमें जूस की वो ट्रेजेडी दिखाई है, बट ओवरऑल पिक्चर का जो एंड है उससे आपको एक राहत फील होगी, तो यह पिक्चर भी आप जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल RK VLOGS को सब्सक्राइब जरूर करें।